Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, when is the International Volunteer Day is observed, and correct answer for this question is 5th of December. Next question was, which state has passed bill to raise reservation in the state to 76%? एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। चलिए, तो आज की न्यूज़ सेगमेंट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने द हिंदू का वोकैब यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अब डेली हम एटलीस्ट 2 से 3 वोकैबलरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको पता है कि हम हर दिन एक एडिटोरियल का डिस्कशन भी करते हैं जो आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपका काम क्या है, आप एक पेन लेंगे, एक कॉपी लेंगे और अपने नोट्स में इन वोकैबलरी को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वोकैबलरीज यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट वोकैब यहाँ पर मेंशन हुई है विच इज़ कोएक्स। कोएक्स एक वर्ब है, इसका यूज़ वर्ब की तरह होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है फुसलाना, या इंग्लिश में यूँ बोला जाए तो जेंटली एंड परसिस्टेंटली परसुएट समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को बिल्कुल ऐसे मक्खन मारना कि उसको परसिस्टेंटली लगातार उसको परसुएट करना कि भाई ये पर्टिकुलर काम है जो उसको करना है, विच इज़ कोएक्स। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है विच इज़ एमिजरी। एमिजरी एक नाउन के रूप में यहाँ होता है। बेसिकली अ पर्सन सेंट एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑन अ स्पेशल मिशन, या हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, दूत। इट इज़ नोन एज एमिजरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है दैट इज़ एसीड। असीड का मतलब होता है किसी को मान लेना which means agree to a demand or to a request or treaty or become a member of an organization, right? तो इंडिया ने किसी कंट्री की बात मान ली, या आपने किसी कंट्री की बात मान ली, या आपने कोई डिमांड रखी, मैंने आपकी बात मान ली, आपकी किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, which means accede. ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पर टर्म यूज़ हुआ है विच इज़ कैपेक्स। कैपेक्स एक मिला जुला टर्म है जिसका मतलब होता है CA इज़ कैपिटल एंड एक्स इज एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस टर्म का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये आप याद रखिए। ऑल राइट, सो लास्ट वोकैब जिसको यहाँ मेंशन किया गया है विच इज़ एंकर। एंकर का मतलब क्या होता है, दोहराना, रिपीट करना, a repeated or additional performance of an item at the end of the concert or as called for by an audience, या यूँ बोले हम इसको आसानी से समझने के लिए दोहराना, रिपीट करना किसी भी चीज़ को। ऑल राइट, सो आई होप ये सारे वोकैबलरीज आपके लिए काम आएंगे, कहीं ना कहीं आप इन्हें नोट करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। देखिए पहली न्यूज़ यहाँ पर क्या बात कर रही है, इंडिया और जर्मनी इंक माइग्रेशन एग्रीमेंट, जयशंकर डिफेंस रशियन ऑयल परचेज। देखिए हुआ क्या है, इंडिया और जर्मनी यहाँ पर एक एग्रीमेंट, एक माइग्रेशन एग्रीमेंट को यहाँ पर साइन करने के लिए मिले हुए हैं। इसी दौरान एक सवाल इंडिया से पूछा जाता है कि वो अभी भी, ठीक है, रशिया से ऑयल क्यों परचेज कर रहा है, जिसका एक बड़ा प्यारा सा जवाब हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, जिसका एक बड़ा प्यारा सा जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने दिया और बोला कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडिया के रशिया से ऑयल परचेज करने के मामले में, तो पहले आपको सवाल उठाना चाहिए यूरोप के ऊपर। ठीक है, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वो लगभग इंडिया इसका सिर्फ 1/6 या 1/6 पार्ट जो है इंडिया इतना ही ऑयल परचेज करता है अगर हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जबकि यूरोप हमसे कई गुना ज़्यादा ऑयल यहाँ पर क्या करता है, रशिया से परचेज करता है। जबकि जब हम इस ऑयल परचेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो रशिया से फॉसिल फ्यूल का परचेज है वो यूक्रेन की वॉर के बाद बल्कि डबल कर दिया है। ठीक है, अगर हम 10 कंट्रीज़ को कंबाइंडली कैलकुलेट करें और अकेले यूरोपियन कंट्रीज़ को यहाँ पर देखें तो ये हमसे कई गुना ज़्यादा ऑयल रशिया से लेते हैं। तो पहले ये सवाल किससे सही होता है, ये होता है यूरोप के लिए कि पहले जवाब ये दें, उसके बाद इंडिया इस बारे में कोई जवाब देगा।
चलिए बाकी आर्टिकल में क्या, इंडिया और जर्मनी ने एक तरीके का एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है जो हमारा जो माइग्रेशन है, मोबिलिटी है, मीन्स ऑफ ट्रैवल से उनको बहुत ज़्यादा ईज़ करेगा। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं जो विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ईज़ आने वाली है आफ्टर दिस एग्रीमेंट। चलिए आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और जर्मनी ने बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज़ के बारे में बात करी। टेररिज्म, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है पाकिस्तान को लेकर, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारे टॉक्स किए गए हैं। बहुत सारे नेशनल इश्यूज़, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज़ को लेकर, और साथ ही चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इशू को हाईलाइट करते हुए भी यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन किए गए हैं। चलिए, तो अब आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए इंडिया और जर्मनी का जो रिलेशन है वो कैसा है, जो कि आपके जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसके डिटेल नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे समझें इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन की यहाँ पर बात करें तो जर्मनी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप में। वहीं अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो यूरोप का 15.96 बिलियन से लेके 20.41 बिलियन तक जो यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड है वो यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। वहीं अगर हम जर्मनी की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगेन इट इज़ द 7th लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। ऑलराइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट फास्ट ट्रैक सिस्टम है जर्मन कंपनीज और इंडिया ने जिन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो मेक इन इंडिया को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट कर रही हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन की, तो इंडिया जर्मनी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया गया था 2006 में, जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है विच इज़ सिस्टर स्टेट्स। देखिए, जब हम सिस्टर स्टेट्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ सिटीज़ हैं इंडिया की और जर्मनी की, वो एक तरीके से ट्विनिंग एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व हो गई हैं। जैसे एक बात कर सकते हैं तो एक तरफ है इंडिया का कर्नाटका, दूसरी तरफ है जर्मनी का बवेरिया, ठीक है। सो ये दोनों दे हैव सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट सिंस 2007। ऐसे ही मुंबई और स्टुअर्टगार्ट, अगेन दे आर दी सिस्टर स्टेट सिटीज सिंस 1968। ऐसे ही रिसेंटली 2015 में महाराष्ट्र और बेडन व्युटेनबर्ग ने एक MOU साइन किया था कि वो भी एक सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप को यहाँ पर फॉलो करेगी। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट हैं जिनको आप बाइफरकेट करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है वेयर सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू डिसाइडफुल कन्वर्जेंस। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर जस्टिस M.R. शाह ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि एवरीबडी हैज़ राइट टू चूज देयर फेथ बट दैट डज नॉट मीन luring somebody by giving something. If you believe that particular community needs help, you help it. It is a charity, but the purpose of charity should not be कन्वर्जन। चलिए अभी इसको यहाँ पर ध्यान रखिए, इन्होंने क्या बोला है, पहले हम आर्टिकल में आ जाते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर बोलना क्या है, जो चैरिटी करके सपोज यहाँ पे एक XYZ ट्राइब है, ठीक है, और एक ABC एक कम्युनिटी, एक रिलीजियस ग्रुप है। अब ये ABC कम्युनिटी यहाँ पर क्या करती है, ये इस ट्राइब के पास आती है और इसे बोलती है कि भाई हम आपको क्या करेंगे, आपको कुछ अमाउंट देंगे, है ना, हम आपको कुछ पैसे देंगे, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो पैसे के थ्रू करना चाहे या किसी भी फॉर्म में। ऑल राइट, ठीक है, आपने चैरिटी कर दी, बट अगेन ये ABC कम्युनिटी इससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई जिसकी हमने हेल्प करी है, जिसकी हमने चैरिटीज़ के थ्रू हेल्प करी है, अब ये क्या करें, ये बाइंड हो गए हैं कहीं ना कहीं कि ये अपना फेथ है, जो हमारे प्रति इनका फेथ है वो कैसे शो करें, इसमें कन्वर्ट होकर। तो यही जस्टिस M.R. शाह ने बोला है कि ये जो आप कर रहे हैं, ये इस फेथ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ अमाउंट देकर उसके बिलीफ को कन्वर्ट करवाएं, राइट, बल्कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म सिर्फ और सिर्फ चैरिटी होना चाहिए, ना कि ये कि उस चैरिटी के बदले में आप उनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखिए, तो इस तरीके के लालच जो इन्हें दिए जाते हैं ये बिल्कुल अलग है, ये एक तरीके का कन्वर्जन है, ठीक है। अब सपोज वापस हम बात कर लेते हैं, XYZ कम्युनिटी है और ABC कम्युनिटी है। अगर इसका कोई व्यक्ति है जो इनके प्रिंसिपल या इनकी डाइटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जाके अपने आप को कन्वर्ट करा सकता है। तो ये तो करेक्ट है,
ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ पर ABC कम्युनिटी या वाइस वर्सा अगली कम्युनिटी को लालच दे। और स्पेशली ये प्रॉब्लम हमें कहाँ देखने मिलती है, हमारे ट्राइबल ग्रुप्स में, कि उन्हें लालच दिया जाता है, उन्हें ललसाया जाता है, उन्हें बहुत सारे तरीके से हेल्प की जाती है और बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें डाइवर्ट कर लिया जाता है। अब ये कम्युनिटीज़ इतनी सीधी भी होती हैं कि इन्हें पता नहीं चलता कि इन्हें इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है, लालच दे के इनका कन्वर्जन किया जा रहा है, जिसके बारे में कोई सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए ज़रूरी है, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने ये भी बोला है कि मेडिसिनल हेल्प देना, ट्रीटमेंट देना, बच्चों के पढ़ाने लिखाने के लिए ऑफ़र देना, फूड के थ्रू ऑफ़र देना, नॉट अलोन विद मनी, इन सब तरीक़ों से भी अगर किसी को लालच दिया जाता है, उसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए भी कोई डिसीजन लेने की हमें आवश्यकता है। कोर्ट इसमें डेफिनेटली इंटरवीन करेगी और देखेगी कि इस तरीके की जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो क्यों की जा रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की। तो यहाँ पर आर्टिकल 25 है जो बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन which is subject to reasonable restriction on the belief of public order, health, morality and other fundamental right। अब देखिए यहाँ पर एक केस हुआ था 1977 में which is रेवरेंड स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर इस बारे में सवाल किया गया था कि जो राइट है, जो फ्रीडम है प्रोपोगेट करने की, क्या वो कहीं ना कहीं हम अगर किसी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट है जो प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का अपने रिलीजन को, डज इट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्जन और नॉट। तो यहाँ पर ये बोला गया कि नहीं, प्रोपोगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, किसी को कन्वर्ट करवाने की कोशिश करेंगे। आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट दे रहा है कि आप अपने जो आपका धर्म है, जो आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप उसको प्रोपोगेट करिए, आप उसका प्रचार प्रसार करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से लालच देकर या दूसरे तरीके के एलिमेंट्स देकर उसको कन्वर्ट करवाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर एक और बात यहाँ पर हमारे अपेक्स कोर्ट ने बोली कि देखिए, अगर इस सब के बाद भी कोई व्यक्ति अगर अपने रिलीजन को चेंज करना चाहता है या दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहता है, तो वहाँ पर एक वैलिड रीज़न होना चाहिए इस तरीके के कन्वर्जन के लिए। ऑलराइट, उसकी एक फ्री विल होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, डराना, धमकाना, थ्रेट और किसी भी तरीके के लालच यहाँ नहीं होना चाहिए। रादर एक फ्री विल का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उसके पीछे एक बहुत रीजनेबल थॉट होना चाहिए। हो सकता है भाई XYZ कम्युनिटी जो है या XYZ एक जो पर्सन है वो ABC रिलीजन में होते हुए उसको DEF रिलीजन पसंद आ जाए, वो इसकी जो इसमें बातें कही गई हैं उससे वो इंस्पायर हो जाए, तो ये एक वैलिड रीज़न हो सकता है, ये उसकी फ्री विल हो सकती है। लेकिन अगर DEF का कोई व्यक्ति प्रोपोगेशन के थ्रू इनको कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है तो वो यहाँ पर सरासर गलत है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। चलिए, विजिंजम पोर्ट अगेन यहाँ पर न्यूज़ में है। देखिए हो क्या रहा है। विजिंजम पोर्ट जिसको डेवलप कर रही है केरला गवर्नमेंट अलोंग विद द अडानी ग्रुप, इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। हो क्या रहा है, अगर हम इंडिया को यहाँ पर देखें तो ये है हमारा केरला और यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे बना हुआ है विजिंजम पोर्ट। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो यहाँ पर मछुआरे हैं, फिशर फोक्स हैं, वो यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका बोलना है कि ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन विजिंजम पोर्ट है, हम इसको डेवलप नहीं होने देंगे क्लियरली। साथ ही इन्होंने बहुत सारी टाइप की डिमांड यहाँ पर रेज करी है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आखिर ये पूरा आर्टिकल है किस बारे में। चल, तो फिशर फोक्स जो हैं यहाँ पर उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, इनका बोलना है कि भाई ये जो आप पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है, तो इनका बोलना है कि इसके बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट हम पे पड़ने वाले हैं, जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके बारे में क्या, आप उसके लिए हमें किस तरीके से रेन्यूमरेशन देने वाले हैं। लगभग 350 फैमिलीज़ हैं जो कोस्टल इरोजन की वजह से अपना घर यहाँ पर, अपना होमलैंड यहाँ पे खो देंगी, उनके बारे में क्या। साथ ही
किस तरीके का कॉम्पनसेशन यहाँ पर उन परिवारों को, उन फैमिलीज़ को दिया जाएगा जो कि फ़िशिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी लाइफ यहाँ पर लॉस कर देते हैं, या कैरोसिन को रिलेटेड जो सब्सिडीज़ हैं उनके बारे में क्या विचार किया जा रहा है। ऐसे ही एक जो मैकेनिज़्म है वो प्रॉपरली यहाँ पर डेवलप होना चाहिए। इसके बारे में, इन सारी डिमांड्स को लेकर ये जो फिश फॉक्स हैं, ये यहाँ पर फिशर फॉक्स हैं, ये डिमांड यहाँ पर इन्होंने रेज़ की हुई है। चलिए, अगर अगेन हम स्पोर्ट के बारे में बात करें तो इसको इस तरीके से यहाँ डेवलप किया जा रहा है कि ये इंडिया का डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा। अभी तक इंडिया किस पर डिपेंडेंट है? इंडिया यहाँ पर कोलंबो के ऊपर, सिंगापुर और सलाह स्पोर्ट के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है। अगेन ये इंडिया को क्यों हेल्पफुल रहेगा कि इस तरीके से स्पोर्ट को डेवलप किया जाने वाला है। अब जो बड़ी बड़ी शिप्स होंगी वो यहाँ तक आ सकती हैं और उनसे डायरेक्टली किसी भी सामान को, किसी भी माल को पोर्ट पर, यहाँ पे एस्टेब्लिश पोर्ट पर उतारा जा सकता है। अभी तक क्या होता था, बड़े शिप्स को यहाँ पर रोक दिया जाता था और छोटी छोटी जो नाव हैं उनको ले जाकर सामान को यहाँ पर लोड करके फिर पोर्ट्स तक लाया जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था। तो इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, साथ ही ये बोल रहे हैं कि ये जो डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जिसको बनाया जा रहा है, इसके लिए की जा रही है खुदाई। ठीक है, अब जब ये खुदाई की जा रही है तो इसकी वजह से जो हमारा कोस्टल एरिया है इसके डिग्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा फिशरमैन्स का बोलना है कि भाई जब आप इसको खोदोगे तो यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटीज़ होंगी, जिसकी वजह से ये जो जगह है वो कटती छटती जाएगी। अब इसके रिटर्न में जो यहाँ के केरला के मिनिस्टर्स हैं, केरला की जो गवर्नमेंट है, उसका स्टांस बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो अभी भी जो फिशरमैन्स हैं उनको मनाने में लगी हुई है और उसका बोलना है कि जो क्लाइमेटिक चेंज है, जो बहुत सारे वेरियस फैक्टर होते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल या फिर वेदरिंग को लेकर, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इरोजन के लिए। ठीक है, रादर हम क्या करेंगे कि जब हम इस तरीके का पोर्ट यहाँ पर जो डेवलप करने वाले हैं, इसके बीच में हम एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर देंगे, बहुत ही कॉन्क्रीट वॉल खड़ी कर देंगे, जो क्या करेगी, इस इरोजन को बल्कि रोकेगी। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, एक कॉन्क्रीट वॉल यहाँ पे खड़ी कर दी जाएगी जो इरोजनल एक्टिविटी को बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट कर देगी, रोक देगी। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इज़ द विज़िंजम प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट? येस। तो इंडिया की, अगर हम इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स, मेजर इंटरनेशनल सी रूट की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर पर ही ये यहाँ पर सिचुएटेड है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ का नेचुरल वाटर डेप्थ जो है वो सिर्फ 20 मीटर्स है विद इन अ नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी कोस्ट। ठीक है, तो ये अगर हमारा कोस्ट लाइन है तो यहाँ से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल पर हमें ये डीप वाटर शिपमेंट जो है वो यहाँ पर हमारे लिए इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब विजिंजम पोर्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मैरीटाइम डेवलपमेंट में, स्पेशली कंट्री के लिए और साथ ही जो हमारा स्टेट है केरला के लिए। बहुत सारी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने मिलेंगी, माइनर पोर्ट्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे रीजनल पोर्ट हैं, बट दिस अलोन, दिस सिंगल पोर्ट विल चेंज द एंटायर पिक्चर ऑफ केरला एज वेल एज इंडिया। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। श्रीलंका ने इंडिया से डिमांड की है कि वो उसके डेयरी सेक्टर को बूस्ट करे। देखिए हो क्या रहा है, श्रीलंका की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हमें टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए। किससे? इंडियाज़ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से, और साथ ही जो मार्केट लीडर है इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन का, मिल्क को लेकर अमूल का, जिन्होंने इंडिया की कंडीशन की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से चेंज कर दी है। अब देखिए ऑफिशियल्स का क्या बोलना है। जो श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और नेशनल लाइवली स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि श्रीलंका लगातार क्राइसिस को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म प्लान है लोकल मिल्क प्रोडक्शन का या कंट्री के ऊपर जो कंट्री की जो डिपेंडेंट है मिल्क को इंपोर्ट करने की, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। साथ ही यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि अगर हम श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो आज की डेट में श्रीलंका की महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस हद तक की है कि मिल्क की जगह मिल्क पाउडर को एज ए सब्स्टिट्यूट यहाँ पर लोगों को यूज़ करना पड़ रहा है। स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें तो जो इंटेक है उनका वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि
अगर ये जो मिल्क है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसीलिए दे आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम इंडिया कि वो उनका जो डेयरी सेक्टर है उसको इस्टेब्लिश करने में, रिजुविनेट करने में मदद करें। तो आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके पहले आपको एक और टर्म जानना ज़रूरी है विच इज़ किरिया। किरिया एक लोकल नेम है, सेहला वर्ड में ये नाम यूज़ किया जाता है मिल्क के लिए, जो आप याद रखेंगे किरिया डेयरी प्रोजेक्ट के नाम से ये एक प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात की जा रही है विच इज़ अगेन फॉर मिल्क। चलिए, जब हम NDDB की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में एक नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, एक एक्ट के थ्रू, इंडियन पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू इसे लाया गया था 1965 में, और साथ ही ये बन जाती है हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसको फाउंड किसने किया था, देखिए इसको फाउंड किया गया था मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर कुरियन ने इसको इस्टेब्लिश किया, और अब इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे रीज़न क्या था, देखिए हमारे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका विजन था कि जो इंडिया है, जो अमूल का सक्सेस रहा है आनंद, गुजरात वगैरह में, वो सक्सेस पूरे इंडिया में हमें देखना ज़रूरी है। इंडिया को मिल्क के सेक्टर में इंडिपेंडेंट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और उनके विजन को आगे लेते हुए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ऑलराइट, अब अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो अगेन ये है आनंद, गुजरात में। चलिए, तो इसे क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, देखिए इंडिया का जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके इसको NDDB को, विच इज़ नोन एज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। NDDB के इतिहास में उसका सबसे बड़ा सक्सेस माना जाता है ऑपरेशन फ्लड को। ऑपरेशन फ्लड कब से कब तक चला था, आपको याद होना चाहिए 1970 से लेके ये रन हुआ था 1996 तक, ऑलमोस्ट 26 साल, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। एंड नाउ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, और इसी को हम बोलते हैं द वाइट रिवॉल्यूशन। ऑलराइट, तो यही था आर्टिकल में, ये था आर्टिकल का क्रक्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। So it's time for current oriented one-liners, and first news is December 6, 2022 is the 67th Mahaparinirvan Divas of Dr. Bhimrao Ambedkar. India's first gold ATM and world's first real-time gold ATM launched in Hyderabad. Next, the Sherpa meeting of India's G20 presidency is being organized in the city of Udaipur, Rajasthan. It is being attended by the international Sherpas, their delegation, and head of invited international organization from G20 members, 9 guest countries among others. The US Air Force has unveiled its latest nuclear stealth bomber named B-21, which will gradually replace aircraft first flown in the Cold War. So it's a quiz time, and first question is, which country launched its latest nuclear stealth bomber named B-21? Next question is, first G20 Sherpa meeting is hosted by which of the following Indian city? आपको पता है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर UPSC, MPPSC, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.